नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तुरुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या के बाद भारी तनाव, धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज भी बंद। चारा घोटाले के 5वें केस में आज लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनाई जाएगी सजा। युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी रूस ने नहीं किया कोई हमला, अगले कुछ दिनों तक उम्मीद भी नहीं, लेकिन खतरा कम नहीं। कोरोना की तीसरी लहर खत्म, 24 घंटे में आए 16,000 नए मामले, 206 संक्रमितों की गई जान। यूपी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ने लगा है तापमान, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी। कर्नाटक में रविवार देर रात बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल कल कर्नाटक के शिवमोगा जिले में 26 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या होने के बाद तनाव बढ़ गया है। घटना रात के 9 बजे घटी। मिली जानकारी के अनुसार विक्टिम का नाम हर्षा है। वहीं पुलिस की माने तो शुरुआती जांच में इसे हिजाब विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जांच के दौरान पता चला कि हर्षा ने ही हाल ही में अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ और भगवा शॉल के समर्थन में पोस्ट लिखी थी। इस घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि 4-5 युवकों के समूह ने एक 26 साल के युवक की हत्या कर दी। मुझे नहीं पता कि इस हत्या के पीछे किसी संगठन का हाथ है। फिलहाल शिवमोगा में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए एहतियात के तौर पर शहर के सभी स्कूल और कॉलेज को 2 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि हिजाब विवाद कर्नाटक के उडुपी से शुरू होकर अब पूरे देश में फैल चुका है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कई बड़े नेता से लेकर आम जनता तक इस विवाद पर अपनी राय रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजाब विवाद के शुरू होने के साथ बजरंग दल भी इस मामले में काफी एक्टिव हो गया है और लगातार सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों पर शिक्षण संस्थानों में हिजाब न पहनने का समर्थन कर रहा है। ऐसे में हर्षा की लिखी पोस्ट और इस घटना को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं एक तरफ जहां कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर माहौल पहले से ही चुनाव में तनावपूर्ण था, ऐसे में बजरंग दल की एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद जो है लोगों के बीच डर का माहौल बन गया है। वहीं इस मामले में फिलहाल जांच जारी है और जिले की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आज डोरंडा चारा घोटाले केस में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत में सजा उनको सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में 15 फरवरी को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था और इस 5वें केस में पहले लालू यादव को 4 दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है। 139 करोड़ रुपए के डोरंडा चारा घोटाले में आज लालू यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एम.के. शशि ने 41 लोगों को दोषी करार दिया था और सजा के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। आज इनमें से 38 को सजा दी जाएगी। 3 अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में पेश नहीं हुए थे, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। आज जिन 38 लोगों को सजा सुनाई जाएगी उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद है, जबकि लालू प्रसाद यादव, डॉक्टर के.एम. प्रसाद और यशवंत सहाय स्वास्थ्य कारणों के चलते जेल से बाहर है। आज सजा के लिए दोषियों की पेशी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बिरसा मुंडा कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर ने बताया कि अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की गई है। आज जो है दोपहर बाद सजा का ऐलान हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच बने युद्ध के माहौल में कई बार रूस की तरफ से अटैक शुरू करने की खबरें भी रह रहकर चलने लगी हैं और इन सब के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि ये इस तरह की खबरें जो हैं पूरी तरीके से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक रूस के सैनिकों की तरफ से किसी भी शहर में किसी भी प्रकार का हमला नहीं किया गया है। यह कहना गलत होगा कि अगले कुछ दिनों में हमला होगा। यूक्रेन के 1+1 ब्रॉडकास्टर से बातचीत में रेजनिकोव ने कहा है कि आज 1 घंटे के तक रूस की तरफ से किसी भी तरह पर हमला जो है सैनिकों या घुसपैठ का नहीं हुआ है। इसलिए मेरे विचार में यह कहना पूरी तरह से अनुचित है कि कल या परसों में रूस हमला कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जोखिम कम है
और किसी तरह का खतरा नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये खतरा 2013 से ही बिना हुआ है और यूक्रेन के शहर सैनिक हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मौजूदा तनाव की वजह से रूस की ओर से यूक्रेन की सीमा पर करीब 1,50,000 सैनिकों की तैनाती है, जो उसे ठंड के मौसम से ही उसने कर रखी है। उसने अपने सैनिक पूर्व में डोनबास, उत्तर में बेलारूस और दक्षिण में क्रीमिया की सीमा पर जो है सैनिकों को तैनात कर रखा है। वहीं रूस का दावा है कि सेना की वृद्धि हमेशा सैन्य अभ्यास के लिए हो रही है और इससे यूक्रेन या किसी अन्य देश को कोई खतरा नहीं है। लेकिन शीत युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के निर्माण के सवाल पर उसने किसी भी तरह का अन्य स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप अब पहले से बहुत कम हो गया है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले 20,000 से भी कम दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 16,051 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 206 संक्रमितों की इस दौरान जान चली गई। जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 19,968 मामले जो है वो सामने आए थे और इस दौरान 673 लोगों की मौत हो गई थी। अच्छी बात यह है कि यानी कि 22,000 एक्टिव केस कम हैं और कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,28,38,524 लोग इस महामारी से संक्रमित भी हो चुके हैं। इसमें से 5,12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 4,21,24,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 3 लाख से कम है। कुल 2,02,131 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका इलाज किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 फरवरी 2022 तक देश में 175,46,25,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 7 लाख टीके लगाए गए थे। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 76 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 12 लाख कोरोना सैंपल लिए गए थे। उत्तर भारत के कई राज्यों में खिलती धूप के कारण अब धीरे धीरे ठंड का असर कम होता जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो फरवरी के आखिरी सप्ताह तक बहती हवा के कारण हल्की ठंड रहेगी, जिसका असर मार्च के दूसरे हफ्ते तक देखने को मिल सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 22 फरवरी को पश्चिमी हिमालय के पास एक डिस्टरबेंस बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इस डिस्टरबेंस के कारण सिक्किम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और तटीय तमिलनाडु में तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों के तापमान में हल्की बढ़त भी महसूस की जा सकती है। उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ के राज्यों का मौसम साफ है और धूप खिलने के कारण ठंड भी कम हो रही है। IMD के अनुसार उत्तर भारत के कुछ राज्यों में होली के आसपास बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि मार्च में एक बार फिर मौसम में बदलाव की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण मार्च में यूपी के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हिमाचल में कल यानी कि रविवार को कई क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण ठंड बढ़ गई है। वहीं शनिवार को भी हिमाचल के रोहतांग दर्रा के साथ अटल टनल रोहतांग सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को यानी कि आज प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है वो लगातार बनी हुई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या के बाद भारी तनाव, धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज भी बंद। चारा घोटाले के 5वें केस में आज लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनाई जाएगी सजा। युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी रूस ने नहीं किया कोई हमला, अगले कुछ दिनों तक उम्मीद भी नहीं, लेकिन खतरा कम नहीं। कोरोना की तीसरी लहर खत्म, 24 घंटे में आए 16,000 नए मामले, 206 संक्रमितों की गई जान। यूपी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ने लगा है तापमान, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
पूर्वांचल की सियासी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा चुनाव गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। तीसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद अब काशी और गौरचक क्षेत्र के विधानसभा सीटों पर प्रचार की रणनीति तय की जा रही है। भाजपा के दिग्गज नेता न सिर्फ जनसभा और रैली करेंगे बल्कि रोड शो के जरिए जनता के बीच भी जाएंगे। प्रधानमंत्री 23 और 24 फरवरी को काशी क्षेत्र के 5 जिलों में रैली कर यहां के चुनाव प्रचार अभियान को धार देंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने काशी क्षेत्र की विधानसभाओं में प्रचार अभियान की रणनीति तैयार कर रखी है और रविवार को तीसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद सभी राजनीतिक दलों और पार्टियों का जो जोर चौथे और पांचवें, छठे के और सातवें चरण पर है। दरअसल वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले से ही पूर्वांचल की सियासत पर तगड़ी पकड़ बना चुके गृह मंत्री अमित शाह काशी और गौरचक क्षेत्र की रणनीति बनाएंगे। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो गृह मंत्री फरवरी के अंतिम सप्ताह में काशी को केंद्र बनाकर प्रवास भी करेंगे। अब वाराणसी के साथ ही प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित अन्य जिलों में प्रचार की रणनीति को तैयार किया गया है। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 फरवरी को जनता को संबोधित भी करेंगे। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान छिटपुट हिंसा के बीच रविवार को संपन्न हो गया है। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 61.61% मतदान हुआ है और इस दौरान मैनपुरी में सपा समर्थक ने भाजपा समर्थक के पेट में गोली मार दी। वहीं फिरोजाबाद के जसराना में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प की घटना सामने आई। हाथरस में भाजयुमो जिला महामंत्री कृष्ण यादव की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। वहीं मतदान स्थल से करीब 200 मीटर दूर अपने बेडरूम में कनपट्टी पर गोली लगने से घायल पाए गए थे। और कानपुर से भी हिंसा की खबर है। मतदान के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव, प्रदेश सरकार मंत्री सतीश महाना पुलिस सर्विस छोड़कर राजनीति में आए अस्सी मरूद समेत 627 प्रत्याशियों की किस्मत वो ईवीएम में कैद हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो सीटों पर 62.21% मतदान हुआ था। साध्वी यौन शोषण और हत्या के मामले में जेल काट रहे राम रहीम को फरलो देने पर हरियाणा सरकार आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब देगी। फरलो को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना फरलो पर रोक लगा दी जाए। आज हरियाणा सरकार वह दस्तावेज हाईकोर्ट में सौंपेगी जिसके आधार पर राम रहीम को फरलो देने का निर्णय लिया गया है। पंजाब के समाना से निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह सोहाली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। याची ने कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को राजनीतिक लाभ देने के लिए फरलो दी गई है। राम रहीम का पंजाब की कई सीटों पर गहरा प्रभाव है और ऐसे में उनकी फरलो से पंजाब में शांति भंग हो सकती है। राम रहीम की फरलो से चुनाव की निष्पक्षता भी प्रभावित होगी। राम रहीम को जब सजा सुनाई गई थी तब पंचकुला में भारी हिंसा हुई थी। ऐसे में हरियाणा सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से गलत है। दुष्कर्म व हत्या जैसे संगीन मामले में दोषी होने के चलते हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अधिनियम के तहत उसे फरलो का अधिकार नहीं है। जोशीले पंजाबियों का उत्साह रविवार को विधानसभा चुनाव में फीका रहा। देर रात चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 117 विधानसभा सीटों पर 69.65% मतदान हुआ। यह पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 7.75% कम है। साल 2017 में मतदान प्रतिशत 77.4% था और इस बार 10% नए वोटरों के जुड़ने से मतदाताओं की कुल संख्या 1,92,00,000 से बढ़कर 2.14 करोड़ तक पहुंच गई थी। इससे उम्मीद थी कि इस बार पंजाब नया रिकॉर्ड बनाएगा। छिटपुट हिंसा को छोड़कर पूरे पंजाब में मतदान शांतिपूर्ण रहा। कहीं से कोई भी अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई। कुछ पोलिंग स्टेशनों पर शाम 6 बजे के बाद भी मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। देर रात चुनाव आयोग की ओर से मतदान के आंकड़े जुटाए जाते रहे और सोमवार को मतदान प्रतिशत में थोड़ा बदलाव होने की गुंजाइश भी है। चुनाव आयोग के मुताबिक मुक्तसर में सबसे ज्यादा मतदान जो 78.47% हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान मोहाली में 62.41% हुआ है। रविवार को मतदान की शुरुआत पंजाब में अच्छी रही। सुबह 8 बजे से ही केंद्रों में वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। दोपहर के वक्त मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हुई। कुछ जगहों से ईवीएम में गड़बड़ी से देर रात मतदान शुरू होने की खबर भी आई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोट डाले गए हैं और इस बार के चुनाव में कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं।
राजधानी में 1800 से अधिक स्कूलों में नर्सरी व पहली कक्षा के लिए सोमवार को दाखिले की दूसरी सूची जारी हो गई है और इसके लिए अभिभावक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर पहुंच सूची को देख सकते हैं। जिन अभिभावकों के बच्चों का नाम सूची में होगा उन्हें कक्षा की फीस का भुगतान कर सीट को पक्का करना होगा। दूसरी सूची के तहत बच्चों को 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक दाखिला दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से बीती 4 फरवरी को दाखिले की पहली सूची जारी की गई थी। इसके तहत 12 फरवरी को दाखिला प्रक्रिया चली थी। अब बची हुई सीटों को लेकर सोमवार को दूसरी सूची जारी होनी है और ऐसे में इस सूची से उन अभिभावकों की उम्मीद ज्यादा है जिनके बच्चों को पहली सूची में दाखिला नहीं मिला था। यदि इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो वन विभाग की ओर से तीसरी सूची को भी जारी किया जाएगा। सीटें खाली रहने पर तीसरी सूची के लिए आगामी 16 मार्च से दाखिले शुरू किए जाएंगे और इसके लिए 31 मार्च तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी। शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी का कहना है कि इस चरण के तहत केवल सीमित स्कूलों में ही दाखिले के अवसर रहेंगे। हालांकि अभिभावकों को निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि विभाग की ओर से एक प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। इस सूची में उन बच्चों का नाम शामिल होगा जिन्हें हल्की कमियों की वजह से दाखिले के लिए कम अंक मिले। ऐसे छात्रों के लिए प्रक्रिया के अंतिम चरण में दाखिले की संभावना बन सकती है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या के बाद भारी तनाव, धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज भी बंद। चारा घोटाले के 5वें केस में आज लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनाई जाएगी सजा। युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी रूस ने नहीं किया कोई हमला, अगले कुछ दिनों तक उम्मीद भी नहीं लेकिन खतरा कम नहीं। कोरोना की तीसरी लहर खत्म, 24 घंटे में आए 16,000 नए मामले, 206 संक्रमितों की गई जान। यूपी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ने लगा है तापमान, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मध्य दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर एक शख्स ने अपने 11 साल के बेटे को डांटने के बाद उसकी पिटाई कर दी। मां बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची और पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने बच्चे से पूछताछ के बाद पिटाई करने वाले आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला कि बच्चे के माता पिता के बीच कलह रहती है और इसी वजह से उसकी मां ने जानबूझकर अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक सलमान परिवार के 7 करोड़ बाग के देवनगर इलाके में रहता है। इसके परिवार में माता पिता है, दोनों पति पत्नी में तकरार रहती है। सलमान 6ठी कक्षा का छात्र है और उसे मोबाइल पर गेम खेलने की लत है। 2 दिन पूर्व सलमान के पिता ने उससे फोन छीन कर उसे डांट दिया। पिता ने हल्की फुल्की पिटाई भी कर दी। बच्चे के गाल पर निशान पड़ गए। यह बात सलमान की मां को बेहद नागवार गुजरी। वह तुरंत बेटे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने सामान्य चोट बताया, लेकिन इसके बाद भी महिला ने अपने पति के खिलाफ पीसीआर कॉल कर उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी। खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मामला घरेलू लगा तो पुलिसकर्मियों ने भी महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सलमान को पीटने को लेकर वह जिद पर अड़ी रही। इसके बाद पुलिस ने सलमान से पूछताछ के बाद मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। प्रसाद नगर थाना पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है। नई दिल्ली के वीवीआईपी एरिया चाणक्यपुरी स्थित नेहरू तारा मंडल में तैनात आईटीबीपी के जवान ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन रेखा समाप्त कर ली। मृतक की शिनाख्त योगेश्वर रेड्डी के रूप में हुई है। रविवार सुबह अचानक गोली चलने की आवाज आई तो बाकी जवान वहां पहुंचे। योगेश्वर ने अपनी सर्विस गन से खुद के सीने में गोली मारी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस
ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें योगेश्वर ने वैवाहिक जीवन में कलह का जिक्र किया है। पुलिस ने उसके परिवार को सूचना दे दी है। योगेश्वर ने बाकी साथियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन भी पुलिस कर रही है। नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि रविवार सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली कि नेहरू तारा मंडल में किसी जवान ने खुद को गोली मार ली है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। तारा मंडल परिसर में खून से लथपथ जवान मौजूद था। उसे फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि योगेश्वर ने अपनी सर्विस गन से खुद के सीने में गोली मारी है। पुलिस उसके बैरक में पहुंची, वहां उसकी अलमारी में रखा एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। नोट में योगेश्वर ने लिखा है कि वह अपनी ससुराल वालों से परेशान है। योगेश्वर ने लंबा सुसाइड नोट वैवाहिक जीवन में कलह होने का जिक्र भी किया है। पुलिस ने उसके परिवार को खबर दे दी है। उसके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच भी कर रही है। तत्काल यात्रा टिकट के लिए अब अलग से ऐप शुरू किया गया है। IRCTC की वेबसाइट पर ही एक ऐप उपलब्ध कराया गया है। अगर अचानक से यात्रा करने की जरूरत पड़ती है तो इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे ही तत्काल टिकट की बुकिंग आसानी से करा सकेंगे। IRCTC के प्रीमियम पार्टनर्स की तरफ से कंफर्म टिकट नाम से इस ऐप को दर्शाया गया है और इस ऐप पर तत्काल कोटा के तहत मौजूदा सीटों की जानकारी दी गई है। खास बात यह है कि अलग अलग ट्रेन नंबर डालकर उपलब्ध सीट खोजने की आवश्यकता इस ऐप में नहीं है। एक साथ उस रेलवे की रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों में उपलब्धता तत्काल टिकट का ब्यौरा मिल जाएगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है और इस ऐप में टिकट बुकिंग के लिए एक मास्टर लिस्ट भी है, जिसमें यात्रा करने के लिए जरूरी जानकारी पहले से ही सेव करने की सुविधा दी गई है। इससे टिकट बुकिंग के वक्त समय की बर्बादी नहीं होगी। सुबह 10 बजे जैसे ही तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होगी, अपने सेव डाटा के माध्यम से टिकट की बुकिंग संभव हो सकती है। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करते ही टिकट की बुकिंग हो जाएगी। हालांकि ये टिकट वेटिंग भी हो सकता है और कंफर्म भी। ऐप का नाम जरूर कंफर्म टिकट रखा गया, लेकिन तत्काल टिकट में बर्थ की उपलब्धता पर ही कंफर्म टिकट मिलेगा। इस ऐप को IRCTC नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड किया जा सकता है। गाजियाबाद के मसूरी थाना ने दिल्ली पुलिस के साथ कार्रवाई कर 4 करोड़ की चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। SP ग्रामीण ईरज रजा ने बताया कि सूचना पर मेरठ एक्सप्रेसवे पर गंग नहर पटरी के समीप चेकिंग के दौरान रेनॉल्ट कार को रोका गया और इसमें से 104 किलो से अधिक चरस को बरामद किया गया है। रंजीत निवासी जगबाहर बिहार सागरपुर साउथ वेस्ट दिल्ली और अंकुर निवासी गीतांजलि पार्क सागरपुर साउथ वेस्ट दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। दोनों नेपाल के पहाड़ों पर जंगलों के रास्ते चरस लेकर देश के अलग अलग शहरों में सप्लाई करते थे। पूछताछ में दोनों ने अपने 2 साथी संजय और बबलू पंडित के बारे में जानकारी दी है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। ओखला पक्षी विहार में शनिवार और रविवार को 1100 से अधिक लोगों ने विदेशी पक्षियों को देखा। आम दिनों में 150 से 200 लोग पक्षी विहार आते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को छुट्टी होने से ये संख्या बढ़ जाती है। क्षेत्रीय वनाधिकारी क्षेत्रपाल सिंह के मुताबिक लोग घंटों यहां बैठकर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। पक्षी विहार पिकनिक स्पॉट बन चुका है। पक्षी विहार के 2 गेट हैं। सबसे अधिक संख्या में लोग गेट नंबर 1 से आते हैं। यह ओखला मेट्रो स्टेशन से करीब 400 मीटर की दूरी पर ही है। वहीं मौसम में बदलाव के साथ ही पक्षी विहार से विदेशी पक्षियों का लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पक्षी विहार में इस साल 15,000 से अधिक प्रवासी पक्षी आए थे और क्षेत्रीय वनाधिकारी ने बताया कि फिलहाल अभी यहाँ 11,000 पक्षी हैं। परिवार अपने लोगों के साथ में आकर यहाँ पर उनका लुत्फ लेते हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह से प्रवासी पक्षी लौटने लगते हैं। यह सिलसिला मार्च के अंत तक चलता है। पक्षी यहाँ करीब 5 माह तक रहते हैं और हर साल यूरोप, अमेरिका, कनाडा, साइबेरिया और कई देशों से हजारों मील की दूरी तय करके प्रवासी पक्षी आते हैं। सर्दी बढ़ते ही यह विदेशी पक्षियों से गुलजार होने लगता है। पिछले वर्ष 10,000 से अधिक पक्षी आए थे। क्षेत्रपाल सिंह ने बताया कि इस साल प्रवासी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या के बाद भारी तनाव, धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज भी बंद। चारा घोटाले के 5वें केस में आज लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनाई जाएगी सजा।
युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी रूस ने नहीं किया कोई हमला, अगले कुछ दिनों तक उम्मीद भी नहीं, लेकिन खतरा कम नहीं। कोरोना की तीसरी लहर खत्म, 24 घंटे में आए 16,000 नए मामले, 206 संक्रमितों की गई जान। यूपी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ने लगा है तापमान, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी।